सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट 4 को। अगर आपने मेरी लास्ट 3 यूनिट्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से चाहूंगा कि प्लीज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है। सो प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन इज अ क्रूशियल प्रोसेस in project management that involves forecasting the financial resources that are required to complete a project within its scope and timeline। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन एक क्रूशियल प्रोसेस होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जिसके अंदर हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की फोरकास्टिंग करते हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइमलाइन के अंदर काम आता है। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन क्या है कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें कितना पैसा लग सकता है, उस चीज का एस्टिमेट निकालने को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। तो ये एस्टिमेशन हेल्प करता है हमको बजटिंग में, रिसोर्स एलोकेशन में और फाइनेंशियल प्लानिंग में किसी भी प्रोजेक्ट की। So the project cost estimation helps us in budgeting, resource allocation and financial planning so that we can ensure that the project is feasible and can be executed successfully without any problem of budget। ठीक, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन क्या है? ये क्रूशियल प्रोसेस होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, जिसके अंदर हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो कि रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए विद इन अ स्कोप एंड टाइमलाइन की फोरकास्टिंग करते हैं। इसके अंदर हम बजटिंग करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन करते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं टू एंश्योर कि जो प्रोजेक्ट है वो फिजिबल है या नहीं है और उसको हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे सक्सेसफुली या नहीं। तो ये होती है प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। एलिमेंट्स क्या होते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, उनके बारे में बात करें तो 5 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है मटेरियल्स, दूसरा है लेबर, तीसरा है ओवरहेड, चौथा इक्विपमेंट्स, पांचवा है परमिट्स। मटेरियल्स क्या होते हैं? These includes the cost of physical resource needed for the project such as raw materials, equipments and tools। तो materials के अंदर वो चीजें होती हैं जो कि वो physical resources होते हैं जो किसी प्रोजेक्ट के लिए काम आने वाले हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए या टूल्स हो गए। दूसरी चीज है, हमारे पास मटेरियल आ गया तो हमारे पास लेबर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका लेबर का मतलब क्या है? लेबर यहाँ पे टीम मेंबर्स की को रेफर करा जा रहा है जो कि किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं। लेबर में अकाउंट किया जाता है उनकी तनख्वाह का और उनके टाइम का। ठीक है, तीसरा है ओवरहेड। ये वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। ओवरहेड क्या है? ओवरहेड आर द फैक्टर्स इन इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? इक्विपमेंट्स होते हैं वो मशीनरी, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस और बाकी सारे इक्विपमेंट्स जिनको जैसे घर बना रहे हैं हम। ठीक है, तो घर बनाने के लिए हमको ईंट, रोड़ा, पत्थर वगैरह सब चीज चाहिए, तो ये तो मटेरियल्स में आ गया। फिर घर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? स्किल्ड लेबर चाहिए, उनको हम पैसे भी देंगे, उसकी भी अकाउंटिंग करनी है और कितने टाइम में वो घर बना के देंगे उसकी भी अकाउंटिंग करनी है। तीसरा है ओवरहेड, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि फालतू का खर्चा आ जाता है कि भाई प्रोजेक्ट बनाते बनाते कोई दिक्कत आ गई तो वो ओवरहेड होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाते कोई दिक्कत है, दोबारा से रिपेयर करना पड़ेगा घर को। चौथा इक्विपमेंट, जो घर को बनाने के लिए इक्विपमेंट चाहिए। ठीक है, पांचवा परमिट्स। परमिट्स मतलब लीगल परमिट्स, कि जो हम घर बना रहे हैं क्या वो सही जमीन पर है, लीगल जमीन पर है या इलीगल पर है, उसके भी परमिट्स चाहिए। और लाइसेंसेस रिक्वायर्ड फॉर ए प्रोजेक्ट। ठीक है, ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन इन प्रोजेक्ट। So by understanding these elements, project managers can create more accurate project estimates and ensure successful project execution। तो इन एलिमेंट्स को समझ के प्रोजेक्ट मैनेजर्स क्या करते हैं? वो ज्यादा एक्यूरेट प्रोजेक्ट एस्टिमेट्स बना पाते हैं ताकि वो एंश्योर कर पाए प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल एक्सिक्यूशन को। ठीक, तो एलिमेंट्स क्या है कॉस्ट एस्टिमेशन के प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर? मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड। ओवरहेड क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, इक्विपमेंट्स एंड परमिट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या होती है कॉस्ट एस्टिमेशन की किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। इंपॉर्टेंस ये होती है
कि हम विद इन द बजट स्टे कर पाते हैं। एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेट्स प्रिवेंट करते हैं बजट के ओवररन को, जिससे कि हम प्रोजेक्ट के फाइनेंसेस को इजीली मैनेज कर पाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बेटर बना देते हैं। जब हमको पता होता है कि हमारा प्रोजेक्ट लिमिट जो है वो कितना है, तो उससे हम इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं अबाउट द सर्विसेज, स्पेशलिटीज एंड इक्विपमेंट्स फॉर आवर प्रोजेक्ट। यानी कि अगर हमको अपने फंड्स का पता है कि हमारे पास 40 लाख रुपए ही हैं किसी घर को बनाने के लिए या 50 लाख रुपए हैं, तो हम बेटर डिसीजन ले पाते हैं कि हमको कौन सा मटेरियल लगाना है और कौन सा नहीं लगाना है, ताकि जिससे कि हमारा जो बजट है वो ओवररन ना हो, बजट बढ़े ना। तीसरा है इंक्रीजिंग प्रॉफिट। तो अगर प्रिसाइज कॉस्ट प्रिडिक्शन होता है हमारे पास, तो उससे हमारे पास बेटर फाइनेंशियल आउटकम्स आते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। चौथा है वो रेपुटेशन को एनहेंस करता है, क्योंकि जब हमारे पास एक्यूरेटली एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट होते हैं तो उससे हम अपने क्लाइंट्स के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं, ठीक है, जिससे हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है। जैसे अगर हमारे पास कोई वेबसाइट बनवाने के लिए कोई बंदा आया है, तो हम अगर उसको एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट का कॉस्ट बता देते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 30 से 40 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है। अगर उसको हम वो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो सही बताते हैं, तो हम हमारी उसके ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाता है, अगर हम उसी बजट के अंदर दे देते हैं तो उसको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है कॉस्ट एस्टिमेशन की किसी प्रोजेक्ट के अंदर, कि वो हेल्प करती है हमको कि हम विद इन द बजट रह के काम करें, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बेटर बना देता है, हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज कर देता है और रेपुटेशन को एनहेंस कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन को डेवलप करने का प्रोसेस कैसे कैसे काम करता है। तो कई सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफाइन करते हैं, यानी कि उसके ऑब्जेक्टिव्स को आउटलाइन करते हैं, उसकी डिलीवरेबल्स को आउटलाइन करते हैं और उसकी बाउंड्रीज को आउटलाइन करते हैं। डिलीवरेबल्स मतलब कितने टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर इसको डिलीवर किया जाएगा, तो हम प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम रिसोर्सेज की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं कि उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमको कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि डिटरमाइन करते हैं रिक्वायर्ड लेबर, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर दैट प्रोजेक्ट। तीसरा, हम एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट को हर एक एक्टिविटी के लिए, यानी कि हम पैरामीट्रिक, बॉटम अप, 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग टेक्निक्स का यूज करके हर एक एक्टिविटी के लिए लगने वाले पैसे या कॉस्ट को एस्टिमेट कर लेते हैं, उसका एस्टिमेट निकाल लेते हैं। उसके बाद हम करते हैं एस्टिमेट्स को कंसोलिडेट, यानी कि हम एग्रीगेट करते हैं इंडिविजुअल एक्टिविटी कॉस्ट्स को। जैसे हमने लगाया कि भाई 40 लाख रुपए डेवलपर ले जाएगा, 50 लाख रुपए कोई और लेगा, 60 लाख रुपए कोई और लेगा, या 10,000 रुपए हमारा डिजाइनर लेगा। तो इस तरीके से हम एस्टिमेट्स को कंसोलिडेट करेंगे कि भाई कम से कम में काम हो जाए हमारा। फिर हम करते हैं कंटीजेंसी रिजर्व्स को अप्लाई, यानी कि हम फंड्स भी ऐड करते हैं ऐसे टाइम के लिए जब कोई रिस्क आ सकता है हमारे ऊपर या अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं। 6th स्टेप में हम करते हैं रिव्यू और रिफाइन अपने एस्टिमेट्स को, यानी कि हम वैलिडेट करते हैं एक्सपर्ट की जजमेंट के अंदर और हिस्टोरिकल डेटा का यूज करके अपने जो एस्टिमेट्स हैं उनको रिव्यू और फिर उनको रिफाइन करते हैं। 7th स्टेप में क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एस्टिमेट्स को, यानी कि हम क्लियरली डॉक्यूमेंट कर लेते हैं अपने एस्टिमेट को और शेयर करते हैं अपने स्टेक होल्डर्स के साथ और उनका भी राय उसके ऊपर लेते हैं। फिर हम अपडेट करते हैं और रिवाइज करते हैं एस्टिमेट्स को, यानी कि हम कंटिन्यूअसली एडजस्ट करते रहते हैं बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट प्रोसेस एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक, जैसे एक प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो सबसे पहले तो भाई प्रोजेक्ट के क्यों बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, कब तक हमको कंप्लीट कर देना प्रोजेक्ट को वो पता होना चाहिए और उसकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमको कौन कौन चाहिएगा, डेवलपर चाहिएगा, डिजाइनर चाहिएगा, UI UX डिजाइनर चाहिएगा, ठीक है। उसके बाद हम इन सब के लिए पैसे कितने कितने जाने हैं उसकी एक एस्टिमेशन निकाल देते हैं। फिर हम उस एस्टिमेशन को कंसोलिडेट करते हैं। फिर हम कुछ पैसे उस टाइम के लिए भी रखते हैं जब किसी वजह से हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई रिस्क आ सकता है या अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं। उसके बाद हम रिव्यू करते हैं और डॉक्यूमेंट कर देते हैं अपने एस्टिमेट्स को और फिर उसके बाद टाइम के हिसाब से हम अपडेट करते रहते हैं प्रोजेक्ट के अंदर और अपनी प्रोजेक्ट एस्टिमेट को कंटिन्यूअसली एडजस्ट करते रहते हैं प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के हिसाब से। ठीक, ये होता है प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कॉस्ट एस्टिमेशन। अगला है कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, कितने टाइप्स के प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स होती हैं।
तो हमारे पास कई सारी टेक्निक्स होती हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहली टेक्निक है एनालॉगस एस्टिमेशन। एनालॉगस एस्टिमेशन में हम हिस्टोरिकल डेटा का यूज करते हैं सिमिलर प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि हम कॉस्ट को एस्टिमेट कर पाएं। तो एनालॉगस एस्टिमेशन क्या करते हैं, वी यूज हिस्टोरिकल डेटा फ्रॉम सिमिलर प्रोजेक्ट्स टू एस्टिमेट कॉस्ट्स। ठीक, तो पहली हमारे पास कौन सी है एस्टिमेशन टेक्निक, एनालॉगस एस्टिमेटिंग, जिसमें हम हिस्टोरिकल डेटा फ्रॉम डेटा का यूज करते हैं किसी भी सिमिलर प्रोजेक्ट के लिए, ताकि हम उसकी कॉस्ट को एस्टिमेट कर पाए। दूसरी होती है पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग। तो इसमें हम एम्प्लॉय करते हैं स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन हिस्टोरिकल डेटा एंड वेरिएबल टू एस्टिमेट कॉस्ट्स। यानी कि हम इसमें हिस्टोरिकल डेटा का भी यूज करते हैं और वेरिएबल्स का भी यूज करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए। एक होती है बॉटम अप एस्टिमेटिंग। तो इसमें हम कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं फॉर इंडिविजुअल टास्क। हर एक टास्क के लिए हम इसमें कॉस्ट को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं और उसका फिर एग्रीगेट निकाल देते हैं टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए। ठीक है, तो बॉटम अप एस्टिमेटिंग में क्या करते हैं, वी एस्टिमेट कॉस्ट फॉर इंडिविजुअल टास्क एंड एग्रीगेट्स देम फॉर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। इंडिविजुअल टास्क के लिए बनाया और उसको फिर एक साथ ऐड करके हमने टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट निकाल ली। एक होती है थ्री पॉइंटिंग एस्टिमेटिंग। थ्री पॉइंटिंग एस्टिमेटिंग में हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट एन एवरेज कॉस्ट यूजिंग ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एज मोस्ट लाइकली एस्टिमेट्स। थ्री पॉइंट एस्टिमेटिंग में हम एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमिस्टिक कॉस्ट्स, पेसिमिस्टिक कॉस्ट्स एंड मोस्ट लाइकली एस्टिमेट्स के हिसाब से। पांचवी है एक्सपर्ट जजमेंट टेक्निक, जिसमें हम रिलाई करते हैं इनसाइट्स के ऊपर और एक्सपीरियंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स के ऊपर, ताकि हम किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट कर पाएं। ठीक, एक्सपर्ट जजमेंट यानी कि हम रिलाई करते हैं इनसाइट्स के ऊपर और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय के ऊपर किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए। सिक्स्थ है हमारे पास टॉप डाउन एस्टिमेटिंग, यानी कि हम डिटरमाइन करते हैं टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट और फिर एलोकेट करते हैं उसको इंडिविजुअल टास्क के लिए। हमारे पास पता चल गया कि 50 लाख रुपए हमारे पास, तो उनको फिर इंडिविजुअल टास्क के लिए हम उसको बांट देते हैं। एक होती है रिजर्व एनालिसिस, यानी कि हम रिजर्व्स भी ऐड करते हैं ऐसे टाइम के लिए जब अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं, ये रिस्क आ सकती हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए। एक रखते हैं हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, यानी कि ये एस्टिमेट्स कॉस्ट करता है एसोसिएटेड विद एंश्योरिंग क्वालिटी इंक्लूडिंग प्रिवेंशन, अप्रेशल एंड फेलियर कॉस्ट्स। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वो वाला एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है जो हम रखते हैं अपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और क्वालिटी में कोई डिफेक्ट ना आए उसको प्रिवेंट करने के लिए। एक है वेंडर बिड एनालिसिस, यानी कि हम बिड्स यूज करते हैं फ्रॉम वेंडर्स एंड सप्लायर्स टू एस्टिमेट कॉस्ट्स। 10th है हमारे पास एनालॉगस और कंपैरेटिव एस्टिमेटिंग। इसके अंदर हम एस्पेक्ट ऑफ एनालॉगस को कंबाइन करते हैं और कंपैरेटिव एनालिसिस को कंबाइन करते हैं टू रिफाइन एस्टिमेट्स। ठीक है, और हर एक टेक्निक की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है और अपने अपने वीकनेसेस हैं। ठीक है, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स निकल आ चुकी हैं। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स होती हैं। ठीक, अगर आपको नोट चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा और मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिएगा, मैं वहाँ पे सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन वीडियो पे कमेंट करके जाइएगा कि भाई हमको नोट्स चाहिए। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। सो वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन ए कंपनीज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये डिफरेंस होता है कंपनी के करंट एसेट्स के बीच में और करंट लायबिलिटीज के बीच में। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को जो कि अवेलेबल होती है डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, और इसका की इंडिकेटर होता है कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फाइनेंशियल हेल्थ। तो वर्किंग कैपिटल क्या है, ये डिफरेंस होता है किसी भी कंपनी के करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का। इसका ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को, और इसका की इंडिकेटर होता है किसी भी कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फाइनेंशियल हेल्थ। कंसेप्ट क्या होता है वर्किंग कैपिटल का, तो कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट क्या होते हैं, जैसे कि कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ये सब क्या होते हैं, करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और वो एसेट्स जो कि कन्वर्टेड हो सकते हैं कैश के लिए विद इन अ ईयर, उनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, अकाउंट्स पेएबल जो अकाउंट पे करने के लिए हैं, शॉर्ट टर्म डेब्ट और बाकी सारे ऑब्लिगेशंस जो कि हमारे पास पेंडिंग पड़े हुए हैं या लोन पड़ा हुआ है विद इन अ ईयर, वो होते हैं करंट लायबिलिटीज।
इनकी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करने के लिए हम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल आया है तो वो इंडिकेट करता है कि कंपनी जो है वो कवर कर लेगी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को शॉर्ट टर्म एसेट्स के साथ, ठीक है। और नेगेटिव अगर वर्किंग कैपिटल आता है तो वो सजेस्ट करता है कि हमारे पास पोटेंशियल लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स हैं और हम अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए डिफिकल्टी फेस करेंगे। ये होता है कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक। अगला है टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। हमारे पास कितने टाइप्स के वर्किंग कैपिटल होते हैं, तो पहला है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दूसरा है नेट वर्किंग कैपिटल, तीसरा है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अब इनको एक करके समझते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, टोटल करंट एसेट्स जो होते हैं बिजनेस के उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, यानी कि टोटल करंट एसेट्स ऑफ ए बिजनेस इज नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। बात करें नेट वर्किंग कैपिटल की तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को क्या बोलते हैं हम, नेट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो होता है जो मिनिमम नीडेड होता है डेली ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। एक होता है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है सीजनल डिमांड्स के हिसाब से, उसको बोलते हैं टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। एक होता है रिजर्व वर्किंग कैपिटल जो कि हम अपने पास रखते हैं जब इमरजेंसी की सिचुएशन आ सकती हैं उन सिचुएशंस के लिए, ठीक है। एक होता है रेगुलर वर्किंग कैपिटल जो कि नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए हमारे पास होता है। एक होता है स्पेशल वर्किंग कैपिटल जो कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स के लिए हमारे पास बचा के रखा जाता है, ठीक है। बात करते हैं रिक्वायरमेंट क्यों है वर्किंग कैपिटल्स की। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल्स इंक्लूड कैश रिजर्व्स, जिससे कैश रिजर्व्स किस लिए, टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस। दूसरा इन्वेंट्री, ताकि हम कस्टमर की डिमांड्स को फुलफिल कर पाएं। तीसरा अकाउंट्स रिसीव्ड टू मैनेज क्रेडिट सेल्स। अकाउंट पेएबल टू हैंडल शॉर्ट टर्म डेब्ट्स, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन्स या कर्जे को हैंडल करने के लिए अकाउंट्स पेएबल हेल्प करते हैं। फिर होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि कवर करते हैं यूटिलिटीज को और सैलरीज को। एक होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो कि जनरेट करते हैं एडिशनल इनकम को। एक होते हैं इमरजेंसी फंड्स जो हम अपने पास रखते हैं ताकि जब हमारे पास अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ जाएं तो हम उनको हैंडल कर पाएं उसके लिए। तो रिक्वायरमेंट क्या होती है वर्किंग कैपिटल की, फॉर कैश रिजर्व्स टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस, फॉर इन्वेंट्री टू फुलफिल कस्टमर डिमांड्स, अकाउंट रिसीवेबल टू मैनेज क्रेडिट सेल्स, अकाउंट पेएबल टू हैंडल शॉर्ट टर्म डेब्ट्स, operating expenses to cover utilities and salaries, and short term investment for generating additional income or emergency funds to address unexpected needs। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि फंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फंड्स क्या होते हैं, फंड एक पूल होता है मनी का जो कि एलोकेटेड होता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। उसको टिपिकली मैनेज किया जाता है प्रोफेशनल्स के द्वारा और या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा। फंड क्या है, फंड पैसा है जो कि एलोकेट होता है किसी भी कंपनी या किसी भी प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक पर्पस के लिए। उसको टिपिकली मैनेज किया जाता है प्रोफेशनल या इंस्टीट्यूशन द्वारा। फंड्स जो होते हैं वो कॉमन वे होते हैं जिनसे हम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर पाते हैं और वो वाइडली वेरी करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर, पर्पस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। तो फंड क्या है, फंड पैसा है जो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स के बारे में बात करें जो हमको चाहिए होते हैं प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग के लिए, तो पहला टाइप का फंड होता है पर्सनल सेविंग, यानी कि हम अपनी खुद की पैसे इस्तेमाल करके कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। एक होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले अपने फ्रेंड्स या फैमिली से पैसा बोरो करते हैं। तीसरा होता है बैंक लोन्स, यानी कि अगर हमारे पास पर्सनल सेविंग्स भी नहीं है, फैमिली और फ्रेंड्स ने भी देने से मना कर दिया है, तो हम बैंक लोन ले सकते हैं, यानी कि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठा सकते हैं। चौथा, बैंक ने भी लोन नहीं दिया तो हम एंजल इन्वेस्टर्स से पैसा उठा सकते हैं जो कि वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर इक्विटी पाने के लिए। एक होते हैं वेंचर कैपिटल्स, वो ऐसी फर्म्स होती हैं जो इन्वेस्ट करती हैं सिग्निफिकेंट इक्विटी के लिए। एक होती है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या करती है, हम स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी रेज करते हैं लोगों से ऑनलाइन। एक होते हैं ग्रांट्स, यानी कि वो नॉन रिपेबल फंड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट देती है या फाउंडेशंस देती है किसी भी एंटरप्रेन्योर को। एक होते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर्स द्वारा फंड्स, यानी कि ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो फंडिंग ऑफर करते हैं और रिसोर्सेज भी ऑफर करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी एंटरप्रेन्योर को अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। एक होती है पीयर टू पीयर लेंडिंग, यानी कि हम डायरेक्टली बोरो करते हैं पैसा इंडिविजुअल्स से विया प्लेटफॉर्म्स।
एक है बूटस्ट्रैपिंग, यानी कि हम बिजनेस के रेवेन्यू को ही यूज करते हैं ग्रोथ के लिए। जैसे चाय सुट्टा बार है, वो बूटस्ट्रैप कंपनी है, यानी कि उस बंदे ने क्या किया है, उस बंदे ने सारी की सारी जो अपनी दुकानें खोली हैं वो बूटस्ट्रैप्ड खोली हैं, अपने ही पैसे से खोली हैं, किसी से बोरो नहीं किया। एक होते हैं ट्रेड क्रेडिट, यानी कि हम इसमें अरेंजमेंट करते हैं टू डिले पेमेंट टू सप्लायर्स। एक होते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि हम कोलैबोरेट करते हैं बाकी सारे बिजनेस से टू शेयर कॉस्ट एंड रिसोर्सेज। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स के बारे में बात करें तो बेस्ड ऑन पीरियड हम क्लासिफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन ओनरशिप क्लासिफाई करते हैं, और बेस्ड ऑन द सोर्स जनरेशन क्लासिफाई करते हैं हम सोर्सेज ऑफ फंड्स को। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होते हैं, ये रेफर करता है ओरिजिन ऑफ फंड फॉर द ट्रांजैक्शन बिटवीन इंस्टीट्यूशन फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टमर। सोर्सेज ऑफ फंड क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स रेफर करते हैं ओरिजिन ऑफ फंड्स, मतलब कहां से पैसा आया है उसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स। किस लिए, फॉर द ट्रांजैक्शन बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कस्टमर। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स को हम तीन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला है बेस्ड ऑन पीरियड, दूसरा टाइप है बेस्ड ऑन ओनरशिप, तीसरा है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ जनरेशन। बेस्ड ऑन पीरियड में भी हम तीन सब पार्ट्स कर देते हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज, एक होते हैं मीडियम टर्म सोर्सेज, एक होते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज। शॉर्ट टर्म सोर्सेज जो हैं वो फिल करते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को लेस देन 1 ईयर के लिए। मीडियम टर्म सोर्सेज फुलफिल करते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फॉर मोर देन 1 ईयर एंड लेस देन 5 ईयर। वहीं लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो होते हैं वो फुलफिल करते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 5 ईयर्स। बेस्ड ऑफ ओनरशिप में भी हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है ओनर्स फंड और एक होता है बोरोड फंड। ओनर्स फंड वो होता है जो कोई भी कंपनी का ओनर प्रोवाइड करता है, बोरोड फंड वो होता है जो कि हम बोरो करते हैं या किसी से उधार लेते हैं या लोन पे लेते हैं। अगर हम सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पे बात करें तो भी हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एक होते हैं इंटरनल सोर्सेज और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज होते हैं पर्सनल सेविंग्स या अपने दोस्तों से पैसा लेना, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स यानी कि इन्वेस्टर्स से या लैंडर्स से पैसा लेना। ठीक, तो ये होता है सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड क्या है, इट रेफर्स टू द ओरिजिन ऑफ फंड्स फॉर द ट्रांजैक्शन बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टमर्स। दोस्तों ये डायग्राम आप जरूर बना के आइएगा, अगर सोर्सेज ऑफ फंड्स का क्वेश्चन आता है, वैसे आ जाता है क्वेश्चन, तो डायग्राम जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसको बना के जरूर आइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैपिटल बजटिंग क्या होती है। तो कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस होता है फॉर द प्लानिंग एंड मैनेजिंग ए कंपनीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स। कैपिटल बजटिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजिंग ए कंपनीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स, मशीनरी और इक्विपमेंट। कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम प्लान करते हैं और मैनेज करते हैं कंपनी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, मशीनरी के लिए और इक्विपमेंट्स के लिए। इसके अंदर हम इवेल्युएट करते हैं पोटेंशियल एक्सपेंडिचर्स को या फिर इन्वेस्टमेंट्स को, जिससे कि हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि क्या ये वर्थ अंडरटेकिंग है बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल टू जनरेट रिटर्न्स ओवर टाइम। सो कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग पोटेंशियल एक्सपेंडिचर्स और इन्वेस्टमेंट्स to determine whether they are worth undertaking based on their potential to generate returns over time। इस प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होता है आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट विल मैक्सिमाइज द फर्म्स वैल्यू। तो कैपिटल बजटिंग से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट कर पाते हैं जो कि अगर सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो मैक्सिमाइज कर देंगे फर्म की वैल्यू को। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है कैपिटल बजटिंग का, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करें, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करें जो कि फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करें और शेयर होल्डर के पैसे यानी कि वेल्थ को बढ़ाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि इफेक्टिव एफिशिएंट एलोकेशन हो रिसोर्सेज का, यानी कि हम एलोकेट करें कैपिटल को टू द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। तीसरा रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि हम मिनिमाइज करें रिस्क को जो कि एसोसिएटेड है इन्वेस्टमेंट के लिए। कैश फ्लो मैनेजमेंट इसका ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि हम एंश्योर करेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो जनरेट करेगा सफिशिएंट कैश फ्लो को। पांचवा है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, यानी कि हम अलाइन करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ। छठा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कंट्रोल कैपिटल बजटिंग का, कि वो हेल्प करेगा मॉनिटर करने में और कंट्रोल करने में इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को।
7th परफॉर्मेंस मेजरमेंट, यानी कि वो इवेल्युएट करेगा इन्वेस्टमेंट्स को टू एंश्योर दैट दे मीट प्रोजेक्टेड रिटर्न्स। फिर है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि हम फोरकास्ट करेंगे फ्यूचर की फाइनेंशियल नीड्स और रिटर्न्स को। ये होता है ऑब्जेक्टिव कैपिटल बजटिंग का। क्या है? मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, एफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, कॉस्ट कंट्रोल, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। इतना आप समझ गए होंगे। अगला है फेजेस कौन कौन से होते हैं कैपिटल बजटिंग में। पहला फेज होता है प्लानिंग का। तो प्लानिंग फेज जो होता है उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बनाते हैं और जनरेट करते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल्स। ठीक है। दूसरा है एनालिसिस। इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम डिटेल एनालिसिस करते हैं मार्केटिंग की, टेक्निकल की, फाइनेंशियल की और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की। ठीक है। फेजेस क्या हैं कैपिटल बजटिंग के? तो पहला है प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज के अंदर हम इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी को बनाते हैं, जनरेट करते हैं और उसका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए। तो ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफर करती है ऐसा फ्रेमवर्क जो शेप करेगा, गाइड करेगा और हेल्प करेगा किसी प्रोजेक्ट को या इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में। उसके बाद फिर हम एनालिसिस करते हैं। अगर हमारा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग जो है वो प्रपोज हो जाता है और अगर हमें पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट जो है वो इन्वेस्टिंग के लिए सही है, तो फिर उसके बाद हम डिटेल एनालिसिस करते हैं कि कैसे उसकी मार्केटिंग करनी है, कैसे उसकी टेक्निकल टीम को गठन करना है, कैसे फाइनेंशियल चीजें देखनी है। उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं? उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं जो वर्थ इन्वेस्टिंग होगा। ठीक है। तो सेवरल अप्रेजल क्राइटेरिया हैज बीन एडवाइज्ड टू जज द वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो काफी सारे अप्रेजल क्राइटेरिया होते हैं जिनके हिसाब से हम जज कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की वैल्यू को। तो हमारे पास दो जनरल कैटेगरीज होती हैं, एक होता है नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया, एक होता है डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया। ठीक है। फोर्थ फेज होता है फाइनेंसिंग फेज का। अगर हम चूज कर लेते हैं कि कौन सा पेज, कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर हम पैसा लगाने वाले हैं, तो उसकी फिर हम प्रॉपर फाइनेंसिंग करते हैं। प्रॉपर फाइनेंसिंग मतलब या तो हम उसके अंदर इक्विटी, या तो हम प्रोजेक्ट की इक्विटी खरीद लेते हैं या फिर पैसा देते हैं एंटरप्रेन्योर को डेब्ट के रूप में। ठीक है। ठीक है। ये चीजें होती हैं फाइनेंसिंग के अंदर। ठीक है। आफ्टर वी चूज अ प्रोजेक्ट, आफ्टर वी चूज अ प्रोजेक्ट so after we choose a project we do proper financing. Equity and debt are two major sources of finance for a project. Flexibility, risk, income control and taxes are the vital business considerations that influence the capital structure decision. तो पहले फेज में हम क्या करते हैं? हमारे पास मान के चलो 10 ऐसे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं जिनके ऊपर पैसा लगा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले फेज जब हम कैपिटल बजटिंग करने वाले हैं तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई किसके ऊपर पैसा लगाना चाहिए। उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं। अगर मान के चलो हमारे मन में आ गया कि ये प्रोजेक्ट लेना है, फिर हम उसकी एनालिसिस करते हैं, मार्केटिंग देखते हैं, उसकी फाइनेंशियल जो ग्रोथ हो सकती है हमारे पास आने के बाद उसको देखते हैं। उसके बाद फिर हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि कौन सा प्रोजेक्ट सही रहेगा। हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम उसकी फाइनेंसिंग करते हैं। या तो हम उस प्रोजेक्ट के अंदर इक्विटी ले लेते हैं या फिर डेब्ट के रूप में पैसा डाल देते हैं एंटरप्रेन्योर के ऊपर। फिर हम करते हैं इंप्लीमेंटेशन। तो इंप्लीमेंटेशन फेज क्या होता है? उसके अंदर हम एस्टैब्लिश करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को। ठीक है। इसके अंदर हम एस्टैब्लिश करते हैं प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन को, नेगोशिएशन को, कंस्ट्रक्शन को, ट्रेनिंग को और प्लांट करते हैं कमीशनिंग को। तो ये फेजेस होते हैं कैपिटल बजटिंग के दौरान। ठीक है। और लास्ट फेज होता है रिव्यू का। जब हमने प्रोजेक्ट को कमीशन कर दिया तो एक रिव्यू फेज भी होता है जिसमें हम परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं। ठीक है। वो इसलिए करते हैं ताकि हम कंपेयर कर पाए एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद द प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस। इस स्टेज के अंदर हम फीडबैक लेते हैं ताकि हम रियलिस्टिक असम्पशंस के ऊपर फोकस कर पाए। ठीक है। ये हमको प्रोवाइड करता है एक्सपीरियंस जो कि वैल्यूएबल होगा फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में। ये हमको हेल्प करेगा, कोरेक्टिव एक्शंस को रिकमेंड करता है, ये सपोर्ट करता है हमको अनकवर जजमेंटल बाइसेस पे,
ये प्रमोट करता है नीड फॉर द कॉशन अमंग प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स। प्लानिंग फेज में हमने क्या किया, हमने प्लान किया कि हमने पैसा लगाना है। एनालिसिस में हमने ये एनालाइज किया कि कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए। सिलेक्शन में हम प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया कि भाई इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमको कैपिटल बजटिंग करनी चाहिए। फाइनेंसिंग में हमने क्या किया, हमने इक्विटी या डेप्थ के रूप में फाइनेंसिंग कर ली। इंप्लीमेंटेशन में हमने इंप्लीमेंट किया प्रोजेक्ट को, और उसको रिव्यू में हमने टाइमली रिव्यू करते रहे कि कितना ग्रोथ कर रहा है, कैसे ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम जरूर बना के आइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एडवांटेजेस क्या होते हैं कैपिटल बजटिंग के। कैपिटल बजटिंग हमको हेल्प करता है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में, यानी कि वो एनेबल करता है कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले हम वो इन्फॉर्म्ड होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए। वो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि इसकी कैपिटल बजटिंग की वजह से हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट कर पाते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हेल्पफुल होता है क्योंकि वो सपोर्ट करता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को। चौथा एडवांटेज इसका है कि इससे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है क्योंकि ये एनहांस करता है प्रॉफिटेबिलिटी को और शेयर होल्डर की वेल्थ को। ये हेल्प करता है रिस्क मैनेजमेंट में क्योंकि हम एक्सेस कर पाते हैं और मिटिगेट कर पाते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क्स को। सिक्स्थ, ये हेल्प करता है कंट्रोलिंग में, यानी कि ये प्रोवाइड करता है मॉनिटरिंग और कंट्रोल ओवर प्रोजेक्ट्स को। ये ग्रोथ फैसिलिटेट करता है, ये इसका एडवांटेज है क्योंकि इसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फंड्स दे सकते हैं जब हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। ठीक, डिसएडवांटेज की बात को करें तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसके अंदर अनसर्टेनिटी होती है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसके अंदर सब्जेक्टिविटी होती है क्योंकि असम्पशंस और एस्टिमेट जो हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। इसके अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफिकल्ट होती है रिवर्स होने में। इसके अंदर हम कॉस्टली मिस्टेक्स भी कर सकते हैं, इनकरेक्ट डिसीजन जो है वो फाइनेंशियल लॉसेस को भी दावत दे सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होते हैं। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स टेक्निक का यूज करते हैं और स्पेशलाइज्ड नॉलेज का यूज करते हैं फॉर कैपिटल बजटिंग। अनसर्टेनिटी मतलब फ्यूचर कैश फ्लोज और रिटर्न्स जो किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के बाद आने वाले हैं वो अनसर्टेन होते हैं। ठीक है, वो तो प्रेडिक्शन के बेस पे करते हैं ना भाई, हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट चल सकता है अगले 5 साल में और पैसा लगा देते हैं, लेकिन अगर नहीं चला, प्रेडिक्शन ही तो किया है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं कैपिटल बजटिंग के। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस क्या होता है रिस्क और अनसर्टेनिटी में। तो रिस्क और अनसर्टेनिटी के बीच में डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम मीनिंग के ऊपर डिफरेंस करें तो रिस्क क्या होता है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और लूजिंग समथिंग वर्दी इज नोन एज रिस्क। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और लूजिंग इज नोन एज रिस्क, और अनसर्टेनिटी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं होता है। ठीक है, अनसर्टेनिटीज क्या है, देखो हमें क्या है भाई, हम सोच रहे हैं कि हमको एक रेस में दौड़ना है, तो हमारे पास रिस्क क्या, या तो हम जीतेंगे या हारेंगे, ये तो रिस्क है। लेकिन अगर हमारा पैर टूट गया तो वो क्या है, वो अनसर्टेनिटी है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसका हमें पता ही नहीं था। ठीक है, रिस्क को हम मेजर कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हारेंगे या जीतेंगे, तो ये मेजरेबल है। लेकिन अनसर्टेनिटी अनमेजरेबल है कि भाई अगर हम गिर गए तो हमारा सर भी टूट सकता है, पैर भी टूट सकता है या हाथ भी टूट सकता है, तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते। रिस्क के अंदर आउटकम्स के चांसेस जो हैं वो नोन होते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी के अंदर अननोन होते हैं। रिस्क के अंदर हमारा कंट्रोल सही रहता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं रिस्क को, लेकिन अनसर्टेनिटी को अनकंट्रोलेबल होता है। ये रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि क्या घटना, कौन सी घटना फ्यूचर में हो सकती है। रिस्क को हम असाइन कर सकते हैं लेकिन अनसर्टेनिटी को हम असाइन नहीं कर सकते। ये है डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ रिस्क इन ए प्रोजेक्ट। कितने टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो पहले है फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, तो ये पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस होते हैं जो कि हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हो सकता है ड्यू टू मार्केट चेंज और कॉस्ट के ओवररन्स की वजह से फाइनेंशियल रिस्क आ सकता है। एक होता है ऑपरेशनल रिस्क जो कि आ सकता है इंटरनल ऑपरेशंस की वजह से, जैसे कि अगर इक्विपमेंट फेलियर हो जाए या सप्लाई चेन में कोई दिक्कत आ जाए। एक होता है मार्केट रिस्क, यानी कि अगर मार्केट की कंडीशंस ही चेंज हो जाएं, जैसे कि डिमांड फ्लक्चुएशन हो जाए या कंपटीशन आ जाए, तो वो मार्केट रिस्क होता है। एक होता है टेक्निकल रिस्क, यानी कि ऐसा रिस्क जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल फेलियर हो जाए या इंजीनियरिंग इश्यूज आ जाएं। ठीक, अगला है हमारे पास लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क, यानी कि लीगल एक्शंस की वजह से रिस्क आ सकता है या रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से रिस्क आ सकता है। एक होता है एनवायरमेंट रिस्क,
यानी कि रिस्क फ्रॉम एनवायरमेंट फैक्टर जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स या पोल्यूशन। एक होता है पॉलिटिकल रिस्क, यानी कि पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से कोई रिस्क आ जाए किसी कंपनी के ऊपर। एक होता है रेपुटेशनल रिस्क, अगर रिस्क हमारी ऐसा रिस्क जो अफेक्ट करता है किसी भी प्रोजेक्ट या कंपनी की रेपुटेशन को, उसको बोलते हैं रेपुटेशनल रिस्क। तो हमारे पास कितने टाइप्स के रिस्क हैं? हमारे पास 8 टाइप के रिस्क हैं। फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, टेक्निकल रिस्क, लीगल और रेगुलेटरी रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क, एंड लास्ट रेपुटेशनल रिस्क। अगला है कि टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज कौन कौन सी हो सकती है प्रोजेक्ट के अंदर। एक होती है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, या ऐसी कोई सिचुएशन आता है जो कि अनप्रेडिक्टेबल हो इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से। दूसरी है टेक्नोलॉजिकल अनसर्टेनिटी, यानी कि रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से कोई अनसर्टेनिटी आ जाए। एक होती है मार्केट अनसर्टेनिटी, यानी कि अनसर्टेनिटी रिगार्डेड मार्केट डिमांड एंड कंपटीशन। एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी, यानी कि अनसर्टेनिटी आ जाए एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से। एक होती है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, या अनसर्टेनिटी जो कि रिगार्डिंग फ्यूचर लॉज एंड रेगुलेशन। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और चेंजेस, यानी कि ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर पॉलिटिक्स इंस्टेबल है या पॉलिटिक्स के अंदर चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक होती है सोशल अनसर्टेनिटी, यानी कि सोसाइटल ट्रेंड्स चेंज हो जाएं या बिहेवियर सोसाइटी के चेंज हो जाए किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। एक होती है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेनिटी इनहेरेंट होती है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि इसको अगर उसका स्कोप चेंज कर दिया जाए या उसके टेक्निकल चैलेंजेस आ उसके सामने। तो ये हैं हमारे टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज इन अ प्रोजेक्ट। आपको ऐसा लग रहा होगा यार कि बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ज़्यादा तेज नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको भी पता है एग्जाम है और वीडियो लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप 1.5x पे भी वीडियो देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है हमारे पास कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर काफ़ी सारे फेजेस होते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला होता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या रिस्क आ सकता है जो कि अफेक्ट करेगा किसी भी प्रोजेक्ट को। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बना लेते हैं रिस्क की। इसका मेथड्स करने के लिए क्या होते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग, चेकलिस्टिंग, इंटरव्यूज एंड शॉर्ट एनालिसिस। दूसरा प्रोसेस होता है रिस्क असेसमेंट, यानी कि इसके अंदर हम एवेल्यूएट करते हैं आइडेंटिफाई रिस्क को टू डिटरमाइन कि वो कितना इंपैक्ट डाल सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक, हमने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये दिक्कत आ सकती है। उसके बाद उसको असेसमेंट करते हैं कि अगर ये रिस्क आता है तो उससे कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम उन रिस्क को प्रायोरिटाइज कर देते हैं जिनको निकालना या हटाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके मेथड्स होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक होता है रिस्क प्रायोरिटेशन, तीसरा फेज, जिसका मतलब होता है हम रैंक करते हैं रिस्क को बेस्ड ऑन देयर असेस्ड इंपैक्ट और लाइक्लीहुड। हम फोकस करते हैं सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रिस्क के ऊपर, और इसको करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं रिस्क रैंकिंग और पेरेटो एनालिसिस। चौथा है हमारे पास रिस्क रेस्पॉन्स प्लानिंग। रिस्क रेस्पॉन्स प्लानिंग क्या होती है? इसमें हम स्ट्रेटेजीज को डेवलप करते हैं टू मिटिगेट, ट्रांसफर, एक्सेप्ट और अवॉइड रिस्क। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम एक्शंस प्रिपेयर करें टू हैंडल रिस्क। इसके मेथड क्या होते हैं? रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज और कंटिजेंसी प्लानिंग। फिफ्थ होता है रिस्क मिटिगेशन, यानी कि हम इंप्लीमेंट कर देते हैं ऐसे एक्शंस को जिसकी वजह से हम रिस्क के इम्पैक्ट को कम कर पाएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम रिस्क के एक्सपोजर को मिनिमाइज करें, और इसको करने के लिए मेथड्स होते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, या फिर ट्रेनिंग करवा दें हम अपने कंपनी के अंदर, या फिर हम प्रोसेस को इम्प्रूव कर लें। ठीक है, ये होता है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। पहले हम रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका असेसमेंट करेंगे कि कौन सा रिस्क कितना इम्पैक्ट डाल सकता है, फिर हम रिस्क को प्रायोरिटाइज करेंगे, यानी कि हम सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट रिस्क होंगे उनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में हाई रख देंगे। फिर उसके बाद हम उनके रेस्पॉन्स के लिए प्लानिंग करेंगे कि हम उनके ऊपर कैसे एक्शन ले सकते हैं, और फिर लास्ट में हम एक्शन ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं रिस्क मिटिगेशन। फिर सिक्स्थ होता है हमारे पास रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, यानी कि हम कंटिन्यूअसली ट्रैक करते हैं आइडेंटिफाई रिस्क को, और न्यू रिस्क जो आ सकते हैं उनको भी आइडेंटिफाई करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इंश्योर करेंगे रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स को कि वो इफेक्टिव हैं या अप टू डेट हैं। इसके मेथड होते हैं रेगुलर रिस्क रिव्यूज, ऑडिट्स, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, सातवां है कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। इसका मतलब होता है हम अपने स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म रखेंगे अबाउट द रिस्क स्टेटस और मैनेजमेंट एफर्ट्स।
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बन जाती है स्टेक होल्डर्स के बीच में और कॉन्फिडेंस आ जाता है उनको। मेथड्स क्या है इसके मेथड्स हैं रिस्क रिपोर्टिंग, मीटिंग्स और डैशबोर्ड्स। 8th है रिस्क डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि हम डॉक्यूमेंट बना लेते हैं सारी रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज का और उनको खत्म करने वाली फाइंडिंग्स का। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अगर फ्यूचर में सेम रिस्क आता है तो उसको कैसे हटाएंगे, उसके लिए हमको एक रेफरेंस मिल जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक रेफरेंस क्रिएट कर देते हैं फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इसके मेथड क्या है? रिस्क रजिस्टर्स, रिपोर्ट्स, लेसन लर्न, डॉक्यूमेंटेशंस। तो 5 स्टेप्स क्या है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के? तो पहला है हमारे पास क्या? आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल रिस्क को, फिर एनालाइज करना, फिर इवैल्यूएट करना, फिर उनको ट्रीट करना और फिर उनके मॉनिटरिंग और रिव्यू करना। तो इस तरीके से ये पूरा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस चलता है। जब आप रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को समझाओगे तो प्लीज डायग्राम जरूर बना के आइएगा, क्योंकि डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो समझते हैं कि व्हाट इज प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं जो एस्टिमेट बना के देती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। सो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जो एस्टिमेट करती है किसी भी प्रोजेक्ट के फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। ये बेस्ड होती है assumptions पे और फोरकास्ट पे अबाउट रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, कैश फ्लोज एंड अदर फाइनेंशियल मैट्रिक्स। ये प्रोजेक्शंस हेल्प करती हैं प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में और प्रोवाइड करती हैं एक फाइनेंशियल रोड मैप किसी भी प्रोजेक्ट के फ्यूचर के लिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो हमारे पास कई टाइप्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। पहला है प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, जिसका पर्पस होता है फ्यूचर रेवेन्यूज को एस्टिमेट करना और फ्यूचर एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करना टू फोरकास्ट प्रॉफिटेबिलिटी। इसके कंपोनेंट होते हैं प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज, प्रोजेक्टेड एक्सपेंसेस एंड प्रोजेक्टेड नेट प्रॉफिट और लॉस। दूसरा टाइप होता है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। इसका पर्पस होता है कि ये फाइनेंशियल पोजीशंस को प्रेडिक्ट करती है अबाउट द प्रोजेक्ट फ्यूचर डेट। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या करती हैं? वो प्रेडिक्ट करती हैं किसी भी प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल पोजीशन को किसी भी फ्यूचर डेट के हिसाब से। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? प्रोजेक्टेड एसेट्स, प्रोजेक्टेड लायबिलिटीज और प्रोजेक्टेड इक्विटी। तीसरा टाइप होता है प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इसका पर्पस होता है कि वो फोरकास्ट करता है फ्यूचर कैश फ्लोज को और आउटफ्लोज को। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं प्रोजेक्टेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्रोजेक्टेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, प्रोजेक्टेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चौथा होता है टाइप बजट। इसका पर्पस होता है ये डिटेल प्लान बना के देता है प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज का और एक्सपेंसेस का किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो बजट क्या है? बजट एक डिटेल प्लान होता है प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज का, प्रोजेक्टेड एक्सपेंसेस का ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। इसके कंपोनेंट्स होते हैं एक्सपेक्टेड इनकम, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल गोल्स। तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहला था प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट जो एस्टिमेट करता है फ्यूचर रेवेन्यूज को और एक्सपेंसेस को टू फोरकास्ट प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट जो प्रेडिक्ट करता है फाइनेंशियल पोजीशन को किसी भी प्रोजेक्ट की एट अ फ्यूचर डेट। तीसरा टाइप है प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट जो फोरकास्ट करता है फ्यूचर कैश फ्लोज को और आउटफ्लोज को। चौथा है बजट जिसका जो एक डिटेल प्लान होता है किसी भी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में रेवेन्यूज का और एक्सपेंसेस का। ठीक, अब हम समझते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होता है प्रोजेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ठीक है, पहला है कि वो फाइनेंशियल ओवरसाइट देते हैं और कंट्रोल देते हैं, यानी कि वो हेल्प करते हैं कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए प्रोजेक्ट की फाइनेंसिस के ऊपर और ट्रांसपेरेंसी को एंश्योर करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस है कि वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट में काम आते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हम फाइनेंशियल हेल्थ को एक्सेस कर सकते हैं और इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं। तीसरा वो रिसोर्स एलोकेशन में काम आता है, यानी कि वो एंश्योर करता है एफिशिएंट यूज ऑफ फंड्स को। चौथा वो स्टेक होल्डर से कम्युनिकेशन को एनहेंस करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म रखता है अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटस। पांचवा है रिस्क मैनेजमेंट के लिए काम आता है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि इसके जरिए से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मिटिगेट कर सकते हैं फाइनेंशियल रिस्क को। ठीक है, अगला है रेगुलेटरी कंप्लाइंस, यानी कि हम इंश्योर कर सकते हैं कंप्लाइंस विद द फाइनेंशियल रेगुलेशंस। सातवां है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि ये सपोर्ट करता है रियलिस्टिक गोल सेटिंग को और स्ट्रेटेजी एडजस्टमेंट्स को। गाइज अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप कमेंट करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं और अभी हमको आपके सपोर्ट की यार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में और आप तक ये डिलीवर करने में। अगला है इंपॉर्टेंस क्या होता है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। वो हेल्प करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, क्योंकि वो हेल्प करता है फाइनेंशियल गोल्स को सेट करने में और प्रिपेयर करने में फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को। दूसरा, ये हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट्स एंड फंडिंग्स में। ये हेल्प करता है रिस्क मैनेजमेंट में,
इन्वेस्टमेंट फंडिंग में मतलब ये एसेंशियल होता है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और फाइनेंसिंग को सिक्योर करने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट में क्यों हेल्पफुल होता है, क्योंकि आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल फाइनेंशियल चैलेंजेस को और उनकी मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज को, यानी कि उनको दूर करने की स्ट्रेटेजीज को। चौथा है ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, यानी कि हम इन्फॉर्म्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले पाते हैं विद फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। ये परफॉर्मेंस बेंचमार्क सेट करता है, यानी कि एस्टेब्लिश करता है टारगेट्स को टू मेजर फ्यूचर परफॉर्मेंस। सिक्स्थ है रिसोर्स एलोकेशन में काम आता है, यानी कि हम एफिशिएंट एलोकेशन कर पाते हैं रिसोर्सेज की। सातवां ये स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन को एनहेंस करता है, ये एनहेंस करता है ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट को बाय प्रोवाइडिंग ए फाइनेंशियल आउटलुक टू द स्टेक होल्डर्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रिपेयर ए प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए बिजनेस। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाइएगा। पहला है स्टेप, इसके अंदर हम करते हैं हिस्टोरिकल डेटा को कलेक्ट। तो हम पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनालाइज ट्रेंड्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा को गैदर करने वाला पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, वी कलेक्ट पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम एस्टेब्लिश करते हैं असम्पशंस को, यानी कि हम फ्यूचर परफॉर्मेंस असम्पशंस को डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस। तीसरे स्टेप में हम करते हैं रेवेन्यू को प्रोजेक्ट, यानी कि हम फ्यूचर सेल्स को एस्टिमेट करते हैं कंसीडरिंग मार्केट डिमांड्स एंड ग्रोथ। चौथे स्टेप में हम एक्सपेंसेस को फोरकास्ट करते हैं, यानी कि हम प्रोजेक्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इंक्लूडिंग कॉग्स एंड ओवरहेड्स। पांचवें स्टेप में हम एस्टिमेट करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को, यानी कि हम प्लान करते हैं मेजर इन्वेस्टमेंट्स को और डेप्रिसिएशंस को। छठे स्टेप में हम डेवलप करते हैं प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, जो कि कंबाइंड होती है प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज से और एक्सपेंसेस से। सातवें स्टेप में हम प्रिपेयर करते हैं एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, ठीक है, जिसके अंदर हम फ्यूचर एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी का एस्टिमेट बनाते हैं। आठवां स्टेप होता है उसके अंदर हम प्रोजेक्टेड कैश फ्लो को क्रिएट करते हैं, यानी कि हम फोरकास्ट करते हैं कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को। नाइन्थ स्टेप में हम रिव्यू करते हैं और वैलिडेट करते हैं assumptions को, यानी कि इंश्योर करते हैं assumptions को कि वो एक्यूरेट हैं और रियलिस्टिक है या नहीं। 10th स्टेप में हम मल्टीपल सिनेरियोज को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि बेस्ट के सिनेरियो भी बना लेते हैं, वर्स्ट के सिनेरियो बनाते हैं और मोस्ट लाइकली सिनेरियो बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। 10th स्टेप में हम कंपाइल करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, यानी कि समराइज कर देते हैं प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को विद नोट्स। 12th स्टेप में हम मॉनिटर करते हैं और अपडेट करते रहते हैं। मॉनिटर अपडेट मतलब रेगुलरली रिवाइज करते रहते हैं प्रोजेक्शंस को बेस्ड ऑन देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो ये स्टेप्स थे, ठीक है। आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, वरना नोट्स को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख ही सकते हैं ताकि आप एग्जाम टाइम में उनको सही से पढ़ पाएं। अगला है कि बैलेंस शीट क्या होता है। तो बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो प्रोवाइड करता है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन की स्नैपशॉट को किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रोवाइड करता है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में उसका स्नैपशॉट। ये डिटेल करता है कंपनीज की एसेट्स को, लायबिलिटीज को, इक्विटीज को और इनसाइट दे देता है किसी भी कंपनी को कि कंपनी को कौन ओन करता है ना, और ये भी दिखा देता है कि शेयर होल्डर्स की कितनी इक्विटी है किसी भी कंपनी के अंदर। हम बात करते हैं कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो कंपोनेंट्स होते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटीज। एसेट्स को भी हम दो टाइप्स में इसके अंदर लिख सकते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट मतलब कैश, अकाउंट्स, रिसीवेबल, इन्वेंट्री और बाकी सारी चीजें। नॉन करंट एसेट्स होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स एक्सेट्रा। लायबिलिटीज होती हैं करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज मतलब अकाउंट्स पेएबल, शॉर्ट टर्म डेप्थ और बाकी सारी ऑब्लिगेशंस जो एक साल के अंदर अंदर आई हुई है कंपनी के ऊपर। नॉन करंट लायबिलिटीज होते हैं लॉन्ग टर्म डेप्थ या टैक्स लायबिलिटीज जो कि ड्यू होती हैं आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। इक्विटी होती है शेयर होल्डर्स की इक्विटी, यानी कि वो पैसा जो कि इन्वेस्ट किया है शेयर होल्डर्स द्वारा, ठीक है। बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल पोजीशन स्नैपशॉट किसी भी कंपनी का, यानी कि वो प्रोवाइड करती है एक क्लियर पिक्चर किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस का एक स्पेसिफिक डेट के हिसाब से। वो एसेस करती है लिक्विडिटी को, यानी कि वो हेल्प करती है ये इवैल्यूएट करने के लिए कि कंपनी जो है वो क्या एबल है किसी भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए। वो डेप्ट मैनेजमेंट में हेल्प करता है बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए हेल्प करता है, क्योंकि यानी कि वो इन्वेस्टर्स उसका यूज करते हैं टू डिटरमाइन की कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो अच्छी है या नहीं है, स्टेबल है या नहीं है। वो क्रेडिट इवैल्यूएशन के लिए हेल्पफुल होता है, यानी कि क्रेडिटर्स जो हैं वो बैलेंस शीट का यूज करते हैं टू डिसाइड कि क्या वो क्रेडिट देंगे किसी भी कंपनी को, यानी कि लोन्स प्रोवाइड करेंगे या
उनको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है। सिक्स्थ है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के लिए हम बैलेंस शीट का यूज करते हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के लिए यूज करते हैं, यानी कि ये इंश्योर करता है कंप्लायंस को विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है बैलेंस शीट की। अब हम स्टेप टू प्रिपेयर ए प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो किस तरीके से हम किसी भी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है डेटा को कलेक्ट करते हैं, यानी कि हम पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गदर करते हैं। दूसरे स्टेप में हम अजम्पशन सेट करते हैं, यानी कि डिफाइन करते हैं फ्यूचर के फैक्टर्स लाइक सेल्स ग्रोथ को। तीसरे स्टेप में हम प्रोजेक्ट के एसेट्स और लायबिलिटीज को बनाते हैं, यानी कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज को प्रोजेक्ट करते हैं। हम एस्टिमेट लगाते हैं इस तीसरे स्टेप के अंदर फ्यूचर के कैश फ्लोज का, डेब्ट्स का और इन्वेस्टमेंट्स का। डेब्ट्स मतलब कर्जा। चौथा स्टेप होता है कि हम इक्विटी को कैलकुलेट करते हैं। हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट्स को भी और उनकी अर्निंग्स को भी। फिफ्थ स्टेप में हम कंपाइल करते हैं बैलेंस शीट को, यानी कि समराइज कर देते हैं प्रोजेक्टेड एसेट्स को, लायबिलिटीज को और इक्विटी को। सिक्स्थ में हम बैलेंस को वेरीफाई करते हैं, यानी कि इंश्योर करते हैं कि जो एसेट है वो लायबिलिटीज को इक्वल करता है या नहीं, और एडजस्ट करते हैं प्रोजेक्शंस को उनकी नीड के हिसाब से। अगला है कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। वीडियो बहुत स्पीड से चल रही होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाना है। ठीक। अगला है कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो समराइज करता है कंपनी के रेवेन्यूज को, उसके एक्सपेंसेस को, उसके प्रॉफिट्स को या लॉस को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से। ये प्रोवाइड करता है किसी भी कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी की इनसाइट्स को। ठीक है। इसके कंपोनेंट होते हैं रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि कॉग्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम, अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस, नेट इनकम। रेवेन्यू यानी कि टोटल इनकम जो आई है सेल्स से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू माइनस कॉग्स, टोटल इनकम ऑफ सेल्स माइनस डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। फोर्थ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि डे टू डे ऑपरेशनल कॉस्ट जो लगती है वो होती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक होती है ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक होती है अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस जो कि निकाली जाती है नॉन ऑपरेटिंग गेन्स और लॉसेस के हिसाब से। नेट इनकम होती है टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, मतलब जो टोटल प्रॉफिट बनता है उसको बोलते हैं नेट इनकम। इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये परफॉर्मेंस इवोल्यूशन में काम आता है, यानी कि इसके जरिए हम कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख पाते हैं। दूसरा ये प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए काम आता है, यानी कि इसकी वजह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितनी कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है। ये एक्सपेंस मैनेजमेंट में काम आता है, यानी कि हम आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे एरियाज को जहां पे हमें कॉस्ट कंट्रोलिंग लगानी जरूरी है। ये इन्वेस्टर को इनसाइट प्रोवाइड करता है, यानी कि ये इवोल्यूशन में हेल्प करता है किसी भी इन्वेस्टर को कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है और उसके अंदर कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। ये क्रेडिट वर्थीनेस को असेस करता है, यानी कि एनालाइज करता है एबिलिटी को कि हम डेब्ट्स को रिपे कर पाएंगे या नहीं। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और कंपैरिजन एंड बेंचमार्किंग में हेल्प करता है, यानी कि हम कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस पीरियड्स को और इंडस्ट्री पीयर्स को। अगला क्वेश्चन है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट डिफरेंस क्या होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो फोकस करता है चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशंस by analyzing movements of fund between source and uses. तो fund flow statement focuses on changes in financial position by analyzing movements of funds between sources and uses. वहीं cash flow statement क्या करता है, वो ट्रैक करता है flow of cash in and out of a business over a specific period. ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या फोकस करता है फाइनेंशियल पोजीशन की चेंजेस में, वहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट ट्रैक्स करता है फ्लो ऑफ कैश इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। फंड फ्लो स्टेटमेंट कवर करता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को, फाइनेंशिंग एक्टिविटीज को और कैपिटल स्ट्रक्चर की चेंजेस को। कैश फ्लो स्टेटमेंट फोकस करता है कैश ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, जिसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट का बेसिस होता है, ये प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरियल अकाउंटिंग, ठीक है, और ये फोकसिंग होता है चेंजेस इन बैलेंस शीट आइटम्स के हिसाब से। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैश ट्रांजैक्शंस। इसके कंपोनेंट्स होते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट्स के इक्विटी, डेब्ट, रिटेन अर्निंग एक्सेट्रा, और वहीं कैश इनफ्लो के
कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो एनालाइज करता है चेंजेस को इन ए फाइनेंशियल पोजीशन ओवर ए लॉन्गर पीरियड, ऑफन कवरिंग मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड्स। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है स्नैपशॉट ऑफ ए कैश फ्लो फॉर ए स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। इसका यूज होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट का टू अंडरस्टैंड मूवमेंट ऑफ फंड्स विद इन द कंपनी एंड एक्सेस इट्स फाइनेंशियल हेल्थ। वहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, लिक्विडिटी को एक्सेस करने के लिए और ये समझने के लिए कि क्या हमारी कंपनी जो है वो उसके अंदर एबिलिटी है कि वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट कर पाए। तो ये डायग्राम का ये वाला जो हमारे पास टेबल है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में, कई बार आ चुका है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बीच में क्या करें, अंतर बताएं। अगला है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, यानी कि डीपीआर क्या होती है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं टू आउटलाइन द फिजिबिलिटी, वायबिलिटी और पोटेंशियल ऑफ ए प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। तो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं ताकि हम किसी भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट की वायबिलिटी, पोटेंशियल और फिजिबिलिटी को आउटलाइन कर पाए। ये ब्लूप्रिंट की तरह सर्व करता है फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और ये क्रूशियल होता है टू ऑब्टेन अप्रूवल्स, फंडिंग्स एंड सपोर्ट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है या डॉक्यूमेंट है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट के लिए, जिससे कि हम उसकी फिजिबिलिटी, वायबिलिटी और पोटेंशियल को क्या कर पाएं, आउटलाइन कर पाएं। ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए और ये क्रूशियल होता है ताकि हम अप्रूवल्स ले पाएं, फंड ले पाएं और सपोर्ट ले पाएं स्टेक होल्डर से। इसके कंटेंट्स की बात करें तो इसके अंदर एग्जीक्यूटिव समरी होती है। ठीक है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि बैकग्राउंड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट होता है इसके अंदर। एग्जीक्यूटिव समरी की बात करें तो ये ब्रीफ ओवरव्यू देता है प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स की और उसकी फाइंडिंग्स की। इसके अंदर प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, यानी कि गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और डिलीवरेबल्स भी होते हैं। इसके अंदर मार्केट एनालिसिस होता है, यानी कि एग्जामिनेशन होता है मार्केट की डायनेमिक्स का। इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस इंक्लूडेड होता है। इसके अंदर फाइनेंशियल एनालिसिस इंक्लूडेड होता है। इसके अंदर रिस्क एनालिसिस इंक्लूडेड होता है। रिस्क एनालिसिस मतलब इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल रिस्क और उनकी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज भी होती हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो इसके अंदर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का एवल्यूशन होता है और प्रोजेक्शंस भी होते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, कि क्या क्या एनवायरमेंटल इफेक्ट्स आ सकते हैं और उनको हम कैसे दूर करेंगे। इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन प्लान होता है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी इसके अंदर हम डिटेल में रखते हैं, यानी कि हम इसके अंदर बना कर रखते हैं कि प्रोजेक्ट में टीम की क्या, प्रोजेक्ट के अंदर जो टीम लगने वाली है उसके क्या रोल्स होंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, ये भी हम इसके अंदर डॉक्यूमेंट करके रखते हैं। इसके अंदर मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन भी की जाती है, यानी कि एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है फॉर प्रोग्रेस ट्रैकिंग एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट। इसके अंदर कंक्लूजन और रिकमेंडेशन होते हैं, यानी कि समरी होता है की फाइंडिंग्स का और रिकमेंडेशंस का। अगला है प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग क्या होती है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एक मेथड होता है ऑफ फंडिंग लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स वेयर द प्रोजेक्ट एसेट्स, कैश फ्लोज एंड रेवेन्यू पोटेंशियल सर्व एज ए कोलेटरल फॉर सिक्योरिंग लोन्स और इन्वेस्टमेंट। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एक मेथड होता है जिसमें हम किसी भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या है, ये एक मेथड है जिससे हम लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को फंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जहां पे प्रोजेक्ट के एसेट, कैश फ्लो, रेवेन्यू और पोटेंशियल जो होते हैं वो हेल्प करते हैं लोन लेने में। ये दिस टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इज टिपिकली यूज्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड अदर कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स विद लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स। ठीक है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या है, एक मेथड है जिसमें हम लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को फंड करवा देते हैं और इस फंडिंग के लिए हमको प्रोजेक्ट के एसेट्स के ऊपर फंडिंग मिल सकती है, प्रोजेक्ट के कैश फ्लो के ऊपर फंडिंग मिल सकती है, प्रोजेक्ट के रेवेन्यू के ऊपर फंडिंग मिल सकती है। ये जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होती है ये उन टाइप्स को प्रोजेक्ट के लिए होती है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं प्रोजेक्ट्स, या एनर्जी के अंदर प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पॉन्सर्स की। तो कितने टाइप्स के स्पॉन्सर्स होते हैं हमारे पास। पहला है इक्विटी स्पॉन्सर्स, जो कि प्रोवाइड करते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप। ठीक है, इक्विटी स्पॉन्सर्स क्या होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप। एक होते हैं डेब्ट स्पॉन्सर्स, यानी कि वो ऑफर करते हैं डेब्ट फाइनेंसिंग इन द फॉर्म ऑफ लोन्स और बॉन्ड्स।
एक होता है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स, यानी कि वो प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट और गारंटीज फॉर पब्लिक इंटरेस्टेड प्रोजेक्ट्स। चौथे होते हैं स्ट्रेटेजिक स्पॉन्सर्स, यानी कि वो कंपनीज होती हैं जिनके अंदर एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता है किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। स्ट्रेटेजिक स्पॉन्सर्स को तो होते हैं, ये वो कंपनीज होती हैं जो कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रखती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। एक होते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, यानी कि वो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि ऑफर करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। एक होते हैं मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, जो कि प्रोवाइड करते हैं फाइनेंसिंग और टेक्निकल असिस्टेंस किसी प्रोजेक्ट के अंदर। एक होते हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, यानी कि वो इन्वेस्ट करते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर टू जनरेट रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स। एक होते हैं कॉमर्शियल बैंक्स, यानी कि वो ऑफर करते हैं लोन्स, क्रेडिट्स, जिससे कि प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जा सके और उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सके। अगले टाइप ऑफ स्पॉन्सर है एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज, यानी कि ECAs। ये गवर्नमेंट बैकअप एजेंसीज होती हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस की एक्सपोर्ट्स के लिए। एक होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि PPPs। ये कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट होता है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ये कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट होता है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। टाइप ऑफ स्पॉन्सर्स भी समझ गए होंगे। अगला है कि वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के बारे में बताइए। तो पहला स्टेज होता है प्रोजेक्ट के आइडेंटिफिकेशन का। ये एक इनिशियल स्टेज होता है जहां पे हम आइडेंटिफाई करते हैं सुटेबल प्रोजेक्ट को, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को एक्सेस करते हैं, रिस्क को एक्सेस करते हैं और कंसीडर करते हैं कि क्या वो प्रोजेक्ट जो है उसको हमें फाइनेंस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दूसरा है फाइनेंसिंग स्टेज, यानी कि हम इक्विटी अरेंज करते हैं, डेब्ट अरेंज करते हैं या लोन अरेंज करते हैं प्रोजेक्ट के लिए, नेगोशिएट करते हैं और सिंडिकेट करते हैं फाइनेंसिंग को। हम थॉरोली डॉक्यूमेंट करते हैं इस स्टेज के अंदर और रेगुलेशन और पॉलिसीज को भी चेक करते हैं और हम पेमेंट दे देते हैं। पोस्ट फाइनेंसिंग स्टेज में क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं, एंश्योर करते हैं फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स के एडहेरेंस को और एड्रेस करते हैं किसी भी चैलेंज जो कि अराइज हो सकता है। तो ये है हमारे पास वेरियस स्ट्रेटजीज ऑफ प्रोजेक्टेड फाइनेंसिंग। पहला स्टेज है प्रोजेक्ट के आइडेंटिफिकेशन का। ये सबसे पहला स्टेज होता है जहां पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या कोई भी प्रोजेक्ट सुटेबल है या नहीं है। इस स्टेज के अंदर हम किसी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को एक्सेस करते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या रिस्क आ सकते हैं उनको एक्सेस करते हैं और इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जाना चाहिए या प्रोजेक्ट के ऊपर लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दूसरी होती है फाइनेंसिंग स्टेज, जिसमें हम इक्विटी अरेंज करते हैं या डेब्ट अरेंज करते हैं या लोन्स देते हैं प्रोजेक्ट के लिए। इसके अंदर नेगोशिएशन होता है और सिंडिकेटिंग होती है फाइनेंसिंग की। इसके अंदर ही हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और पैसा फैसिलिटेट करते हैं। तीसरी स्टेज होती है पोस्ट फाइनेंसिंग स्टेज, यानी कि हमने फाइनेंसेस दे दिए हैं। अब तीसरी स्टेज पे आकर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे टाइम के हिसाब से और एड्रेस करेंगे उन सिचुएशंस में जब चैलेंजेस आ सकते हैं, अराइज हो सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब चैनल क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स अगेन। हर हर महादेव, जय हिंद, जय महानत।